अब देख लो, इससे पहले वाले कंसेप्ट में हम बताए थे समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के एग्जाम्पल भी दिए थे। उसका बेसिक कंसेप्ट इसके पहले वाले क्लास में मैं ले लिया था। अब हम बात करेंगे समुच्चय के प्रकार। मैंने देखा कि कुछ ऐसे भी समुच्चय, कुछ ऐसे वस्तुओं के संग्रह मिल रहे हैं। मैंने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का स्टडी किया। मान लो यहाँ वस्तुओं की बात कर रहे हैं, किसी स्कूल में गए, मैंने देखा कि एक बहुत सारा झुंड है स्कूल में, लेकिन मैं ये भी देखा कि मैं उन झुंडों को काउंट कर सकता हूँ। मैंने कुछ ऐसे जगह गया, कुछ ऐसे भीड़ में गया जहाँ वस्तुओं के बहुत सारे झुंड दिख रहे थे, लेकिन मैंने इमेजिन किया तो ये पता चला मैं उन वस्तुओं को गिन सकता हूँ। रात के मैंने सोते समय आकाश में तारों का एक झुंड देखा, लेकिन उसको इमेजिन करने के बाद पता चला मैं इसे गिन नहीं सकता हूँ। तो उन झुंड को भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। जिन झुंडों को हम गिन सकते हैं, दैट मीन्स उनको डिफाइंड भी कर सकते हैं, उन झुंडों का नाम रख दिया गया परिमित समुच्चय, और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनका नाम क्या रखा गया, अपरिमित समुच्चय। जैसे मान लो आप किसी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, हम बोले इनके झुंड को आप गिन पाओगे या नहीं गिन पाओगे, तो आप बोलोगे जाहिर सी बात है इनके झुंड को हम गिन सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो जिनको आप गिन सकते हो, परिभाषित कर सकते हो, वह किसके कैटेगरी में आएंगे, परिमित समुच्चय के। और जिनको हम नहीं गिन पाएंगे, अच्छी तरह डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वह किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, अपरिमित समुच्चय। जैसे आकाश में तारों का संग्रह, वह अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि तारों को हम गिन नहीं सकते। क्या हम गिन सकते हैं भाई? नहीं गिन सकते। तो ये कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। मान लो मैं बोल दूं किसी कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का समुच्चय, मैं इनको गिन सकता हूं ना, ये परिमित समुच्चय है। आपके बुक्स में जितने अध्याय हैं, उन अध्यायों का संग्रह, उनको भी गिन सकते हैं। जितने प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का संग्रह, उनको भी गिन सकते हैं। तो वह किस कैटेगरी में आएंगे? परिमित समुच्चय की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जिनको हम नहीं गिन सकेंगे, वह किसके कैटेगरी में आएंगे? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम देखो परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय का अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी सी और ये डी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। ये डॉट डॉट अगर मैं छोड़ दूँ ऐसे लिख के, तो आप बताओ ये कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक कैसे जाएगा? क्या ए बी सी डी अनंत तक होते हैं? नहीं, जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। तो इसका मतलब कि ये ए बी सी डी यहाँ लिख कर डॉट डॉट छोड़ दें तो ये इन्फिनिटिव नहीं होगा, ये बहुत होंगे, जेड तक होंगे, और जेड तक के अक्षरों को हम गिन सकते हैं। दूसरा, मान लो ये तो ऐसे हो गया सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा मैंने एक अलग लैंग्वेज बनाया, ऐसे लिख लिया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। ये बोलो यार, समझ में आ रहा है? इसके बाद मैंने तीसरा और भी एग्जाम्पल ले लिया। तीसरा एग्जाम्पल मैं क्या ले सकता हूँ, बताओ? कोई अपने मन से आप बताओ एग्जाम्पल जिसको आप डिफाइन कर सकते हो। किसी कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का संग्रह, ऐसे आप खुद अभी सोच के बताओगे। किसी कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का संग्रह। ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, और ये मैं चौथा एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ये चौथा, आकाश में तारों का समुच्चय। आप बोलो कौन ऐसे समुच्चय हैं जिनके अवयव गिने जा सकते हैं? बोलो, पहले के अवयव गिने जा सकते हैं कि अगर ए बी सी डी के लेटर स्टार्ट होंगे तो ए बी सी डी के लेटर ए टू कहाँ तक हो सकते हैं? जेड तक। ए से लेके जेड तक कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर।
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। हम जानते हैं कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं ए ई आई ओ, ये 5 होते हैं, इनको मैं गिन सकता हूँ। इसके बाद से आता है किसी कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का समुच्चय, यानी किसी कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का संग्रह। हम जानते हैं किसी कक्षा में इनफाइनाइट व्यक्ति नहीं बैठ सकते, किसी कक्षा में 100, 200, 500 व्यक्ति बस बैठ सकते हैं। दैट मीन्स उनको हम गिन सकते हैं, तो वह भी किस में आएंगे बाबू? परिमित समुच्चय में आएंगे। लेकिन आकाश में तारों का समुच्चय की बात आएगी तो हम जानते हैं हम आकाश में उपस्थित तारों को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए वह क्या होंगे बाबू? अपरिमित समुच्चय। इसका मतलब कि जो मैं ये एग्जाम्पल लिखा हूँ इसमें ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके अवयव गिने जा सकते हैं, गिने जा सकते हैं। लेकिन ये चौथा ऐसा है कि इसके अवयव गिने नहीं जा सकते। जो ये वाला है ना, इसके अवयव गिने नहीं जा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? ऐसा समुच्चय जिनके अवयव गिने जा सकते हैं उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं, और ऐसा समुच्चय जिनके अवयव गिने नहीं जा सकते हैं उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्या हमारी बात समझ में आया? ऐसा समुच्चय जिनके अवयव गिने जा सकते हैं उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं, ये एग्जाम्पल है। और ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने नहीं जा सकते हैं उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देख लो, समुच्चय के आपसे कोई प्रश्न करेगा तो यही बोलेगा तो समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बोलेंगे समुच्चय मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, एक परिमित समुच्चय, दूसरा क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने जा सकते हैं उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं, और ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने नहीं जा सकते हैं उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब देखो, इन दोनों समुच्चय ये एक्चुअल में ये 2 ही होते हैं, इनके बीच भी जैसे परिमित समुच्चय के कुछ टाइप्स आ जाते हैं जिसमें एकल समुच्चय आ जाता है, रिक्त समुच्चय आ जाता है, समान समुच्चय आ जाता है, असमान समुच्चय आ जाता है। तो ये देखो एक्चुअल में इनका हमें डीपली स्टडी नहीं करने हैं। अगर आपसे कोई पूछे परिमित समुच्चय किसे कहते हैं तो हम बोलेंगे ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने जा सकते हैं उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बोलेंगे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब खाली, खाली का मतलब जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं हो। इनको भी डिफाइन कर दे रहा है, लेकिन मूलतः आपको 2 ही समुच्चय अपने ध्यान में रखने हैं, पहला परिमित समुच्चय और दूसरा अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल और अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल। लेकिन परिमित समुच्चय के कुछ टाइप्स होते हैं जो हमें नॉलेज के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर है? सिर्फ नॉलेज हो। अब देखो, इसमें परिमित समुच्चय में इसके जो टाइप्स निकलेंगे समझ लो क्या क्या निकलेंगे। ये देखो, पहला हमारा आएगा रिक्त समुच्चय, ये। दूसरा आएगा हमारा एकल समुच्चय, तीसरा हमारा आएगा समान समुच्चय, और चौथा आएगा असमान समुच्चय। और इसके बाद हमारा 5वां आएगा उप समुच्चय। ये इसके इतने टाइप्स को स्टडी करने हैं पहले। अब हमारा रिक्त समुच्चय आने का मतलब क्या हुआ? रिक्त का मतलब होता है खाली, खाली का मतलब जिसके अंदर कोई भी अवयव न हो। तो ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे हम? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। दोबारा सुन लो, क्या बोलेंगे? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे देख लो, रिक्त समुच्चय को हम किससे पर रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। अब देखो, अब फाई के लिए सिर्फ ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ देना होता है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप 0 भी रख दिए तो एक अवयव हो गया है, तो वह रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल नहीं होगा। अगर भले ही इसके अंदर
फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ फाइव ही लिख दिए तो इसके अंदर एक अवयव हो गया, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय होने के लिए ये कंप्लीटली खाली होनी चाहिए। तो रिक्त समुच्चय का क्या डेफिनेशन देंगे हम? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। एकल का मतलब एक, आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक अवयव उपस्थित होते हैं उन्हें एकल समुच्चय कहते हैं। अब देख लो, एकल समुच्चय लिखना होगा तो ए बी सी डी कुछ भी बराबर, आप ऐसे ब्रैकेट लगाओगे, इसके अंदर एक अवयव फाइव ये रिप्रेजेंट कर दो, एक अवयव हो गया। अब ये नहीं कि फाइव लिख दिए तो ये रिक्त समुच्चय है। आ रहा है मेरी बात समझ में? इस ब्रैकेट के अंदर एक अवयव उपस्थित है तो एकल समुच्चय है। जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर यही इसके अंदर जीरो उपस्थित है तो ये एकल समुच्चय है। अगर इसके अंदर मान लो ऐसे वन उपस्थित है तो ये एकल समुच्चय है, टू उपस्थित है एकल समुच्चय है। यानी ब्रैकेट के अंदर जब केवल एक अवयव उपस्थित है तो वह एकल समुच्चय है। क्लियर हो गया? सबसे पहले समुच्चय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला क्या होता है? परिमित समुच्चय। दूसरा क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने जा सकते हैं उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने नहीं जा सकते हैं उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ये एग्जाम्पल के द्वारा दिखा लेंगे। अपरिमित समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का क्या परिभाषा होगा? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। दूसरा क्या होता है? एकल समुच्चय। क्या डेफिनेशन देंगे? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव उपस्थित होते हैं उन्हें एकल समुच्चय कहते हैं। इसके बाद से क्या होता है? समान समुच्चय। अब समान समुच्चय का मतलब क्या हुआ? अरे ऐसा समुच्चय जिसके जिसके अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या क्या होती है? समान होती है, उसे हम समान समुच्चय कहते हैं। अगर समान नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? असमान समुच्चय। बोलो, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो यार। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर उपस्थित अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें हम समान समुच्चय कहते हैं। क्लियर हो गया? समान होने का मतलब क्या समझ रहे हो आप? हाँ, ए इक्वल टू बी, यानी ए में जितने अवयव होंगे उतना ही किस में होंगे? बी में होंगे, तो वह समान समुच्चय है। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर उपस्थित अवयव समान नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? असमान समुच्चय। पहले बोलो, तुम्हें ये 6 चीजें समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भाई? ये बोलो यार, कोई असुविधा तो नहीं है आपको? पक्का समझ में आ रहा है ना? अब देख लो, इसके बाद से आता है उप समुच्चय। मैं थोड़ा सा उप समुच्चय को डीपली डिफाइन करूंगा। अब यहाँ देखो, समान और असमान का एग्जाम्पल दिखा दे रहा है। मान लो हमारे पास एक समुच्चय है ए इक्वल टू 1 2 3 4, एक बी इक्वल टू है 1 3 2 4। अब देखेंगे कि इन समुच्चयों में उपस्थित अवयव समान है कि नहीं। समान होने का मतलब यह मत देखना कि इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होना चाहिए, नहीं, उसमें उपस्थित अवयव इक्वल होनी चाहिए। जैसे कहाँ रह रहे हैं इनकी जगह पे निर्भर नहीं कर रहा है। यहाँ देखो, जैसे ये 1 है तो इसमें 1 है, यहाँ 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी इनके इसमें उपस्थित अवयव समान है ना। तो ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयव समान होते हैं उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। लेकिन इसमें देखो, यहाँ पे असमान वाले में ए में 1 2 3 4 है, अब बी में 5 3 4 6 है। यहाँ 1 है तो इसमें 1 नहीं है, यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं है, नहीं है भाई। तो इसका मतलब कि इसमें उपस्थित अवयव समान नहीं है। तो जब समान नहीं है तो ये है क्या चीज? असमान समुच्चय। बोलो, क्लियर हो गया? ये बोलो यार। अब आप ये मत समझ जाते इसमें 4 है ये भी 4 है, ए बराबर बी है, नहीं, इसमें उपस्थित अवयव समान होने चाहिए तब समान समुच्चय है। क्लियर हो गया? अब देखो, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, आपसे कोई पूछे समुच्चय के प्रकार तो बोलोगे समुच्चय मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? परिमित समुच्चय। दूसरा क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने जा सकते हैं उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं, और ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने नहीं जा सकते उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसके बाद से आता है परिमित समुच्चय के प्रकार। बोलेंगे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।
जिसमें पहला क्या होता है, रिक्त समुच्चय, दूसरा एकल समुच्चय, तीसरा समान समुच्चय, चौथा असमान समुच्चय, पांचवा उप समुच्चय। इसको बड़ी डीपली डिफाइन करेंगे। अब देखो, रिक्त समुच्चय में क्या बोलेंगे, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई इक्वल टू 2 ब्रैकेट लगा के दिखा देंगे, खत्म हो गया। इसके बाद से आता है एकल समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव उपस्थित होते हैं उन्हें एकल समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल लिख के दिखा लेंगे। इसके बाद से आता है समान समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित, या समान समुच्चय बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक वे समुच्चय। आ रहा है मेरी बात समझ में, क्या बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक वे समुच्चय जिनके अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक वे समुच्चय जिनके अवयव समान नहीं होते हैं उन्हें असमान समुच्चय कहते हैं। बोलो, इतना तक क्लियर हो जाएगा? इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, शायद याद भी हो गया होगा। इसके बाद से आता है उप समुच्चय। तो उप समुच्चय का मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और आपको ध्यान से समझने हैं। ये देख लो, जैसे a इक्वल टू हम लिख रहे हैं 1 2 3 4, ये 5, और ये b इक्वल टू लिख रहे हैं 2 3 1 4 5 है 6 7, ऐसे लिख रहे हैं। हमने क्या देखा इसमें, हमने क्या देखा, तो इसमें हमने एक चीज़ कंफर्म देखा। वो क्या है, हम देख रहे हैं कि इसमें जो समुच्चय A है, इस A का जितने भी अवयव दिख रहे हैं ना, ये सब के सब B में है। आप देखो ना, है कि नहीं है, खुद देखो, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे मैं लिया हूँ A इक्वल टू 1 2 3 4 5। सुनना मेरी बात ध्यान से। A इक्वल टू क्या लिए हैं, 1 2 3 4 5 लिए हैं ना भाई। तो आप देखो B वाला में 1 2 3 4 5 है या नहीं है। तो आप देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यानी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B में है ना भाई। लेकिन देखो B में 6 और 7 है, तो 6 7 A में नहीं है। क्या चीज़ें समझ में आया, बोलेंगे। ये अगर दो कोई समुच्चय A और B दिए हों, दोबारा सुन लो, यदि 2 समुच्चय A और B दिए हों जिसमें A का प्रत्येक अवयव B में हो परंतु B का A में न हो। दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई 2 समुच्चय A और B दिए हों, तो अगर A का प्रत्येक अवयव इस B में हो परंतु B का A में न हो, A का B में हो परंतु B का A में न हो, तो हमें इस A को इस B का उप समुच्चय कहते हैं और इसे इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बोलो, ये डेफिनेशन तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर आ गया कि A का प्रत्येक अवयव किस में हो, B में हो, भले B का A में हो या न हो। तो A को B का हम क्या कहते हैं, उप समुच्चय, और इसे पढ़ते क्या है, A सबसेट ऑफ B। इसको हम पढ़ते हैं सबसेट, SUBSET। सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय, सब का मतलब उप और सेट का मतलब समुच्चय, सबसेट का मतलब उप समुच्चय। बोलो, क्लियर हो गया? तो आप इसमें कोई भी असुविधा है क्या, समुच्चय के प्रकार में? ये क्लियर हो गया। मुझे स्टडी करना था सिर्फ 2 के बारे में, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी हम जान लिए, नॉलेज है, नुकसान नहीं करेगा। क्लियर है? अब देखो, इसके बाद से समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास कुछ कारक भी मौजूद होते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? जैसे देख लो, ये कुछ चीज़ें मैं तुम्हें स्पेशल तरीके से बता रहा हूँ कि अगर कोई अवयव मौजूद है तो मौजूद होने का कारण क्या हो सकता है। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसमें। ये चीज़ें कंफर्म हो गई, लिखने की ज़रूरत पड़ेगी क्या आपको? ये क्लियर हो गया ना? अब देख लो, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे मौजूद है तो मौजूद होने का संकेत होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ, आप जाते हो ट्रेन में सफ़र करने के लिए, आप स्टेशन पे पहुंच गए, तो ट्रेन आने का क्या संकेत है? आप देखोगे सिग्नल लाल बत्ती जिधर जल रहा होगा, आप ये मान लोगे कि ट्रेन इधर से आएगा। क्यों भाई? और नहीं जल रहा होगा तो नहीं आएगा, है कि नहीं भाई? ये बोलो यार, ट्रेन के आने का, आप किसी ढाले पे रुके हो, किसी ढाला पे रुके हुए हो और उसका जो ब्रेकर है
वो ऑलरेडी ढला ऐसे गिरा हुआ है, पाइप गिरा हुआ है, क्या आप समझोगे? ट्रेन आने वाली है, उसके आने की जानकारी मुझे मिल गई ना। हमारे पास क्या ट्रेन का ड्राइवर फ़ोन किया? नहीं फ़ोन किया। कोई चपरासी हमसे बताया? नहीं बताया। लेकिन हमने संकेत देखा तो पता कर लिया ट्रेन आने वाला है। क्या बोलो भाई, ऐसा है कि नहीं है? ये कन्फर्म है। हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो हमारे चार्जिंग का संकेत क्या है? हम अपने मोबाइल में देखते हैं जो बैटरी का सिग्नल है उसमें हल्की सी कुछ डिजाइनिंग बनी होती है, तो हम उस डिजाइनिंग को देख लेते हैं कि हमारे फ़ोन चार्ज हो रहे हैं। क्यों भाई? यानी चार्जिंग होने का संकेत है। ऐसे ही अगर किसी समुच्चय में कोई अवयव उपस्थित हैं या नहीं उपस्थित हैं, उसका भी कोई अपना एक संकेत होगा ना। क्या बोलो भाई? तो उनके संकेत के बारे में पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी अवयव हैं जो अपने संकेत होने की जानकारी देते हैं। तो हम उन संकेतों के बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी समुच्चय में वो अवयव उपस्थित हैं तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे कि यह अवयव उपस्थित है। अगर नहीं उपस्थित है तो कैसे लिखेंगे कि व्यक्ति देखे जान जाए इस समुच्चय में वो अवयव उपस्थित नहीं है। तो आप देखो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपने तरफ से। ऐसे जैसे हमारे पास ये A इक्वल टू समुच्चय दिया है 1 2 4 5 9 8 ऐसे दिया है। बोलो भाई, हमें ये पता करना हो कि इस समुच्चय में 2 उपस्थित है कि नहीं है, 3 इस समुच्चय में 3 उपस्थित है कि नहीं है, तो कैसे दर्शाओगे? बोलो भाई। तो याद रखो, क्या इस समुच्चय में 3 है? नहीं है, तो हम लिखेंगे 3। ये देखो ऐसा रहेगा तो उपस्थिति को दर्शाएगा, और जब ये ऐसे काट देंगे तो ये उपस्थिति को नहीं दर्शाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? क्या 3 ये उपस्थित नहीं है, किसमें बाबू? ए में। तो हम कहेंगे 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको देखो, अगर बोलो इस समुच्चय में 2 उपस्थित है तो इसको रिप्रेजेंट करना होगा। देखो इसमें 2 है तो लिखेंगे 2 ये बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे बाबू? ए। बोलो समझ में आया? अगर 2 बिलोंग्स टू ए लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि जो समुच्चय ए है इसमें ये 2 क्या चीज़ है? उपस्थित है। क्या हमारी बात समझ में आया? अगर लिखा होगा 3 नॉट बिलोंग्स टू ए तो हम बोलेंगे जो अंक 3 है ये इस समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ देखो इसको पढ़ते क्या है, अगर ऐसा संकेत होता है तो इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, BELONGS, बिलोंग्स टू। अगर ऐसा संकेत उपस्थित होता है तो इसको हम पढ़ते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स ये टू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है मेरी बात समझ में? तो अब आपको ये पता चल गया कि किसी समुच्चय की उपस्थिति और ना उपस्थिति के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर बिलोंग्स टू लिखा होगा तो उपस्थित है और नॉट बिलोंग्स टू लिखा होगा तो ये उपस्थित नहीं है। ये हमारे समुच्चय में उपस्थित अवयवों के होने या ना होने के संकेत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल लेके रिप्रेजेंट करना है हम। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ये समुच्चय है A इक्वल टू, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6। ऐसे हमारे पास कुछ ऑप्शनल ये विकल्प है, ऑप्शन है ये। लिखा है ये 5 डॉट डॉट ए, 8 डॉट डॉट ए, 0 डॉट डॉट ए, ये 4 ये डॉट डॉट ए, 2 डॉट डॉट ए एंड 10 डॉट डॉट ए। अब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ इसका? ये कह रहा है कि बताइए कि समुच्चय ए में ये उपस्थित अवयव हैं या नहीं है, आप संकेत के रूप में बताइए। तरीका क्या है? 5 दिख रहा है ना, तो देखेंगे ए वाले में 5 है कि नहीं। तो ए में देखो 5 है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे बिलोंग्स टू से। 8 देखो इसमें है नहीं, तो ये लिखेंगे ऐसे नॉट बिलोंग्स टू। 0 इसमें है तो नहीं, ये नॉट बिलोंग्स टू।
4 इसमें है तो ये है, तो ये बिलोंग्स टू। क्या 2 इसमें है तो ये भी है, ये बिलोंग्स टू। क्या 10 इसमें है, नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू। बोलो आपको समझ आया कि नहीं आया? ये आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। क्या ये चीज़ें इतने समझ आई? तो ये चीज़ें आप इतना देखो, फिर आगे बात कर रहे हैं।